पता चलेगा अभी आपको, आप ही उद्घाटन मत कर दे। सो लेट कमर्स 7:15 का लेक्चर है, मैच 7:20, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 200 रुपया फाइन है। और किसका था? फोन का टैटेट, वॉच, स्मार्ट वॉच, फोन कुछ नहीं बजना चाहिए। 200 रुपीज फाइन है, होगा ही। ओके, कुछ दया माया नहीं है। फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइम में नहीं है, आपका हो गया सबका फर्स्ट टाइम 11th स्टैंडर्ड, तो जो भी फाइन है बजेगा तो 200 रुपया फाइन। देन if you're coming, if you're not doing the homework, then also it is 200 rupees fine. गिविंग गालियस एवरी डे 200 रुपया। एवरी डे कुछ ना कुछ होमवर्क होगा। ओके, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में शायद ना हो, बट एवरी डे कुछ मैथ्स का होगा, कुछ अकाउंट्स का होगा। 12th में हर रोज आपको मिलने वाला अप्रोक्स, हर रोज। तो प्रैक्टिस जरूरी है यहाँ पे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कम से कम पर चैप्टर विल बी सॉल्विंग, पर चैप्टर आई एम टेलिंग यू, अकाउंट्स में विल बी सॉल्विंग एटलीस्ट 50 प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द ईयर। पर चैप्टर 50 प्रॉब्लम, 10 चैप्टर है 500 प्रॉब्लम। ठीक है, मैथ्स नहीं अकाउंट से तो बड़े बड़े होते हैं प्रॉब्लम्स, इतना तो करना ही है। दिस इज व्हाट विल हेल्प यू लास्ट मोमेंट में, जो आपको फुल थ्रॉटल पे मार्क्स लाना है वो हेल्प करेगा। कुछ मिस आउट मत करो। ये पूरा लिस्ट जो आपको दरवाजे के बाहर दिख रहा है, 72 स्टूडेंट्स, ये सब के सब सिंसियरली सब फॉलो करते थे, इसीलिए है वहां पे। इट्स नॉट अ मैजिक थिंग। द सेम थिंग आई विल बी टेलिंग यू, दिखेगा आपको, मैजिक नहीं है। रेगुलर रहो, होमवर्क करो, खत्म। टेस्ट में भी मार्क्स आएगा, बोर्ड्स में भी मार्क्स आएगा। कॉमन सेंस की चीज है, कोई नई चीज नहीं। तो 3 चीजों का फाइन ध्यान रखना। चौथा फाइन 12th में आने वाला है, अगर आप एब्सेंट बिना रीजन के रह गए या फालतू रीजन से रह गए। मैं पार्टी करने गया था, लेट उठा, नहीं चलेगा। ओके, मैं होमवर्क नहीं किया था इसके लिए एब्सेंट रह गया, नहीं चलेगा। ओके, जेन्युइन रीजन है, एब्सेंट रहा, मेरे को पेरेंट्स से कंफर्मेशन मिलना चाहिए क्यों एब्सेंट थे। आई नीड अ कॉल फ्रॉम योर पेरेंट्स, व्हाई वर यू एब्सेंट। इफ यू आर not able to do that, you have to pay 200 rupees on that. Okay, so 4 things you need to be very disciplined. Homework, टाइम पे क्लास में आना है, फालतू रीजन से एब्सेंट नहीं रहना है, और मोबाइल का ध्यान रखना है। साइलेंट पे डाल दो या स्विच ऑफ ही करके रखो। ओके, इट्स बेटर फॉर यू। तो ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। अबाउट जो 12th स्टैंडर्ड का जो रोड मैप है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, सीरियसनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है। डरा नहीं रहा हूं, खाली थोड़ा सा डिसिप्लिन रहोगे ना स्टार्टिंग से, आपको अपने आप स्मूथ से मिल जाएगा। लास्ट मिनट पढ़ोगे तो वाट ही लगने वाला है। स्पेशली इफ यू आर डूइंग सीए एंड ऑल, सीए कर रहे हो तो साथ में दोनों चीज आपको मैनेज करना है, तो वो डेली प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है ना, रोज आपके सीए के लेक्चर्स हैं, रोज आपके 12th के लेक्चर्स। मॉर्निंग 12th करना है, आफ्टरनून में 12th का होमवर्क खत्म कर देना है, शाम को सीए आना है, रात तक सीए का होमवर्क खत्म कर देना है घर पे जाके। नेक्स्ट डे 12th वही रिपीट साइकिल होने वाली है। तो इट विल बी अ हेक्टिक टाइम फॉर एटलीस्ट दीज 3 months फॉर दोज हु आर डूइंग सीए। उसके बाद स्मूथ है, जून से आपका शेड्यूल भी स्मूथ हो जाएगा सीए वालों का। कब से स्टार्ट होगा सीए का क्लास? सीए क्लास आज हम लोग ओरिएंटेशन लेने वाले हैं, बट लेक्चर्स अभी नहीं कर रहे हैं स्टार्ट। लेक्चर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 17th एचआर के एग्जाम के बाद। ठीक है, आज आपका खाली ओरिएंटेशन है, इंट्रोडक्शन। एचआर को भी आज कोई पेपर नहीं था कल, तो आई मीन आज कुछ नहीं था, तो इसके लिए हमने रखा हुआ है। तो आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे सीए में, बाकी लेक्चर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 17th। ओके, चलिए। और ऐसा रिजोल्यूशन के जैसा नहीं करना है, 11th पे नहीं किया 12th पे करूंगा, जोश जोश में आके सर ने इतना मोटिवेट किया, ये क्या वो क्या करना ही है, वो 1-2 दिन चलेगा और उसके बाद ठप होने वाला। ओके, सो बेटर अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भैया यही रास्ता है, नहीं करोगे तो ऐसा 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 ग्राफ होने वाला है। इट्स अ फैक्ट, सो मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड दैट एंड बी डिसिप्लिन्ड इन अ रेगुलर। और ऐसा करोगे तो टाइम मिलेगा, फ्री टाइम भी मिलेगा, घूमने का टाइम भी मिलेगा, सब टाइम मिलेगा। डोंट अननेसेसरली स्पॉइल, दोनों मैनेज करके चला दो। इज इट क्लियर? नोट्स मिल गए अबाउट द चैप्टर्स
For 12th standard, there are in all 10 chapters. How many? 10 chapters. First chapter आज हम लोग start कर रहे हैं. That is bills of exchange. Okay. Let's start the first topic. That is bill of exchange. So ये लफान थोड़ा बहुत लिखना है. Okay. बाद में Now, this chapter का weightage is how much in board? So it is 10 marks. Okay? Out of 80 marks, 10 mark का weightage है ये chapter का. With objectives गिनाया जाएगा तो it lands around 15 to 16 marks. With objectives अगर देखोगे तो 15 से 16 मार्क का हो जाता है. But otherwise 10 मार्क. 10 mark का one question you get. Okay, bills of exchange का. Let's understand this what it is. समझना है अच्छे से. कुछ भी ना समझ में आए you can ask the doubts. Just like 11 those who are new. आप WhatsApp पे पूछ सकते हो, कॉल पे पूछ सकते हो. Okay, whenever you want you can ask. Study regularly. Study that is important. Okay, don't copy the homework. That makes no sense. अभी think about it. What is a bill of exchange? Anyone? Written promise made by debtor to creditor to pay certain sum of amount after certain period of time. इधर था. उधर में भी correction है. It is not a written promise. It's a written order. Okay. तो कभी भी ऐसा रट्टा नहीं मारना. So it's a written order. First line there is a correction. It's a written order made by creditor upon a debtor to pay a certain sum of money after a stipulated period of time. Okay. So basically, see what is the bill of exchange. समझना है इसको. Let's take an example. वो भी सो गया सर. दोनों जन सो गए. और कोई नहीं ना दूसरा बैच. लेकिन तो इसमें ही आता है. तेरा नाम इसी बैच में. तुम दोनों का नाम नहीं है. तुम लोग इधर ही आने वाले. घड़ी घड़ी चेंज नहीं आने वाले. मैसेज करना. मैसेज में. ओके. जस्ट मैसेज में अगर जगह होगा तो आपको बुला देगा. अभी ये बैच में है तो प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर आपका बैच कहीं चेंज होने वाला है, कहीं आप सवेरे लेट वेट उठ जाओ, कहीं ना आ पाओ, तो मैसेज में आपको मैं बैच एडजस्ट करके देगा. बट बने तब तक एब्सेंट मत हो. ठीक है. डोंट रिमेन एब्सेंट. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. जगह हुआ तो बने तब तक अपना बैच में ही करो. फर्स्ट बैच में जगह है तो यू कैन कम. सेकेंड में बिल्कुल जगह नहीं है. 9:15 बैच इज पैक. नो प्लेस एट ऑल. 11:15 में थोड़ा सा जगह है. इज इट क्लियर? दिस बैच यू हैव प्लेस. अगर आना है तो ये बैच में जल्दी निकल के अपना दिन का एक्टिविटी खत्म. ओके. नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पता है? बिल ऑफ एक्सचेंज इट्स अ डॉक्यूमेंट. इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट. एक पेपर होता है. कौन बनाता है ये पेपर? गवर्नमेंट बनाता है. कोई सेट फॉर्मेट का पेपर मिलता है, शॉप में मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. कोई भी बिजनेस अपने हिसाब से ये डॉक्यूमेंट बना सकता है. कोई भी बिजनेस. आप घर पे भी ये डॉक्यूमेंट अपने आप से बना सकते हो. कोई बड़ी बात नहीं है. ओके. फोटोशॉप वर्ड पे बना सकते हो. इलीगल नहीं बना, लीगल. ओके. आप बना सकते हो. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अपना टाइप करके प्रिंट आउट लेके आप बना सकते हो. होता क्या है समझो, मैंने ईशान को गुड्स बेचा. ओके. वर्थ 20,000 रुपीज मैंने ईशान को गुड्स बेचा. क्रेडिट पे बेचा होगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस हैपेंस ऑन क्रेडिट. सबके पास इमीडिएटली इतने पैसे तो होते नहीं है. तो समझो मैंने ईशान को 20,000 का माल बेच दिया और 2 महीने के बाद ईशान हैज टू पे मी 20,000. 2 months इज द क्रेडिट पीरियड. ठीक है. अब मुझे सोच के बताना कि मैं कौन हुआ और ईशान कौन हुआ फॉर दोस 2 months. मैं क्रेडिटर हुआ और वो डेबिटर. सही बात. मुझे ईशान से पैसे लेने बाकी. ठीक है. अब मुझे ईशान पे भरोसा नहीं है कि अगर वो 2 महीने बाद भाग गया तो, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो. क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता है. कभी कभी आप पहचान वाले लोगों से काम करते हो, कभी कभी नए लोगों के साथ भी करना पड़ता है क्योंकि एक्सपैंड करना है बिजनेस.
तो नए नए डेटर्स आपको ढूंढने पड़ते हैं एक्सपेंशन के लिए, तो ये तो आपका सेल्स बढ़ेगा ना अलग अलग जगह पे। एक ही डेटर को बेच बेच के कितना बेचोगे, कैपेसिटी आ जाती है ना। तो नया डेटर को बेचा और उस पर भरोसा नहीं है, तो आप ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हो। इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। और उसमें क्या लिखोगे, मैं लिख दूंगा ईशान हैज टू पे मी 20,000 rupees after 2 months because I have sold goods to him. Okay, I'll write that. वो एक स्टेटमेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। और फिर मैं उसमें साइन कर लूंगा और ईशान की भी साइन ले लूंगा। Once ईशान signs it, it's called as he has accepted the bill. Once ईशान signs it, it's called he has accepted. उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मुझे आपके 20,000 देना। जब खाली मैं लिखता हूं ना उसको बोलते हैं ड्रॉइंग द बिल। जब मैं लिखता हूं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग द बिल। तो लिखा किसने बिल, मैंने। तो आई बी द क्रेडिटर, ऑलवेज द क्रेडिटर राइट्स द बिल। लिखता कौन है, उसको बनाता कौन है, क्रेडिटर, और सामने वाले डेटर की साइन ले लेता है। तो जब वो साइन करता है इट इज सेड दैट द बिल इज एक्सेप्टेड। यहां तक क्लियर। बस वंस ही एक्सेप्ट्स द बिल, the bill becomes a valid bill of exchange. The bill becomes a valid bill of, जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक वो बिल वैलिड बिल। वैसे तो मैं कुछ भी साइन करके उसको दे दूंगा, तेरे को पैसा देने का 20,000 करके 2 लाख डाल। So it becomes a valid bill only once he signs on it. Before he signs it, it's called as a draft. It's called as a draft. Draft मतलब rough document. उसका कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, अब उसने साइन कर दिया, now it becomes a valid bill. It can be shown as a proof in the court of law. मतलब अब अगर वो भाग गया तो वो abscond नहीं कर सकता, उसको पकड़ सकता है कोर्ट में दिखा के, पुलिस लगा के उसको पकड़ सकता है। भैया ये देखो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसका साइन है, मेरा साइन है, उसने प्रॉमिस किया था मेरे को 2 महीने बाद पैसा देगा और अभी भाग गया तो पकड़ो उसको। तो एक श्योरिटी हो जाती है क्रेडिटर को कि भाई हाँ अभी मेरा पैसा डूबने वाला नहीं। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर मेकिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्यों कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, टू हैव सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, टू हैव सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट। एंड द सेकेंड रीजन क्यों बनाया जाता है ये डॉक्यूमेंट, एक तो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट हो जाती है, दूसरा इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं इसको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या पता है, जिस चीज को आप कैश के अलावा यूज कर सकते हो टू सेटल पेमेंट्स। जिस चीज को आप कैश की जगह यूज कर सकते हो टू सेटल द पेमेंट्स, दे आर ऑल कॉल्ड एज। कैन यू गिव एन एग्जांपल, यू हैव डन वन थिंग व्हिच यू कैन यूज। तो कैश देने के बदले आप और क्या देके सेल कर सकते हो, बिल्स तो है ही, और कैश मेमो, इक्विवेलेंट ऑफ कैश, चेक्स, राइट, चेक्स, ड्राफ्ट्स, बैंक ड्राफ्ट्स। हाँ जी, क्या क्रिप्टो, क्रिप्टो तो कैश ही हो गया ना यार, करेंसी हो। कैश मतलब डॉलर, रुपी, खाली रुपी नहीं होता, कैश मतलब डॉलर, पाउंड, रुपी, क्रिप्टो, ये सब करेंसी है। एनईएफटी आरटीजी करेंसी है, सीधी जा रही है। इसके अलावा क्या मोड यूज कर सकते हो आप, चेक यूज कर सकते हो। चेक इज ऑल्सो टाइप ऑफ नेगोशिएबल। चेक को भी क्या कहा जाता है, नेगोशिएबल। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो टाइप ऑफ नेगोशिएबल। तो जैसे वो साइन करता है ना, वो बिल मेरे लिए बन जाता है बिल्स रिसीवेबल और उसके लिए बन जाता है बिल्स पेएबल, क्योंकि मुझे पैसे लेने हैं, उसको पैसे देने। इज इट क्लियर? उसके लिए बिल्स पेएबल हो गया, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, और वो एक एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, इट्स एन एसेट फॉर मी एंड इट्स अ लायबिलिटी फॉर मी। तो जैसे आप कोई एसेट, कैश इज एन एसेट, कैश देके सेल कर सकते हो ना पेमेंट, वैसे ये बिल देके भी आप किसी का भी पेमेंट सेटल कर सकते। मतलब मैंने इससे 20,000 का बिल लिया और सपोज फॉर एग्जांपल मैंने हितांशु से 20,000 का माल लिया था और मुझे हितांशु को पैसे देने हैं 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मुझे हितांशु को पैसे देने हैं, तो मैं आज से आया हुआ बिल जो है हितांशु को देके बोल सकता हूं कि भैया अपना अकाउंट सेटल। उसको पैसे अभी नहीं मिलेंगे, पैसे कब मिलेंगे, 2 महीने बाद। लेकिन मैं अभी अपना वो बिल ऑफ एक्सचेंज देके उसको सेटल कर, मतलब मुझे उसको अभी पैसा देने का जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद अगर बिल मेरे पास है तो मैं 2 महीने बाद ईशान को दिखाऊंगा बिल, ये देख बिल, चल पैसा ला।
अगर हितांशु के पास है तो हितांशु ईशान के पास जाएगा, ये देख बिल पैसा। तो ईशान जिसके हाथ में बिल देगा ना उसको पैसा दे देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके लिए अभी लायबिलिटी क्या है, मेरा उसका लेना देना खत्म। मेरे लिए वो अभी डेटर नहीं रहा, मेरे लिए वो डेटर की जगह क्या बन गया, बिल्स रिसीव। उसके लिए मैं क्रेडिटर नहीं रहा, उसके लिए मैं क्या बन गया, बिल्स पेबल। मतलब अभी वो डॉक्यूमेंट का वैल्यू, वंस द डॉक्यूमेंट इज साइंड वैल्यू बिकम्स ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास है, मैं 2 महीने बाद गया तो मुझे पैसे दे देगा। मैंने हितांशु को दे दिया, हितांशु 2 महीने बाद गया तो हितांशु को पैसे। अब इसमें एक डाउट आता है, सर घूम गया तो किसी के भी हाथ में आ सकता है। तो बिल पे नाम लिखा होता है, बिल पे क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है। जैसे चेक पे नाम लिखा होता है, लिखते हो ना, बेरर चेक भी एक चेक था मैंने बताया, उस पे नाम नहीं होता, वो रिस्की होता है, वो नो वन राइट्स, राइट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सब क्रॉस करते हैं, चेक को सब क्रॉस करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा कुछ नहीं हो, तो टेंशन वाली बात नहीं। सर बट हितांशु का नाम आएगा। हाँ ऑब्वियसली। तो अगर ईशान ने मेरे लिए बिल एक्सेप्ट किया है तो उसमें लिखा होगा पे टू विशाल। अब मैंने सपोज हितांशु को फॉरवर्ड कर दिया वो बिल, तो मैं लिखूंगा एंडोर्स इन फेवर ऑफ हितांशु, चेक एंडोर्स। हाँ वैसे एंडोर्स इन फेवर ऑफ हितांशु और ऐसे साइन कर देगा, तो अभी हितांशु को पैसे मिलेगा। अच्छा, हितांशु हैज टू पे हर्षद सपोज 20,000 रुपीज, तो हितांशु कैन फॉरवर्ड इट इन द नेम ऑफ हर्षद, वो पीछे साइन करेगा, ट्रांसफर इन फेवर ऑफ हर्षद साइन कर देगा। तो हर्षद विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम ईशान। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So it's possible that you can transfer the bill n number of times, no issues. Okay? मैंने हितांशु को भेजा, हितांशु ने हर्षल को भेजा, हर्षल ने ब्रज को भेजा, ब्रज ने आर्यन को भेजा, तो आर्यन जाके ईशान से पैसे ले सकता है 2 महीने बाद। ईशान इज द डेटर, ईशान इज द डेटर। ईशान को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके पास बिल है, क्योंकि उसके लिए लायबिलिटी अभी मैं रहा ही नहीं, उसके लिए लायबिलिटी क्या बन गया। इसलिए याद है हम जब ओपनिंग एंट्री करते हैं आपको बता रहा था, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल आर सिमिलर, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल आर सिमिलर, क्योंकि सिमिलर ही है। अभी मैं क्रेडिटर नहीं रहा, उसके लिए मैं क्या बन गया, मैं मतलब वो जो भी है उसकी लायबिलिटी बिल्स पेबल, और मेरे लिए वो डेटर नहीं बना तो क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। समझ में आया यहां तक कंसेप्ट समझे? तो बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट पे आप डिटेल्स लिख सकते हो पेमेंट की और दोनों की साइन ले सकते हो। तो मैं जो लिखता हूं, मैं जो बनाता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं क्रेडिटर है ना, तो जो लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज अ ड्रॉवर, इज कॉल्ड एज अ ड्रॉवर, और जो एक्सेप्ट करता है इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग, वो डेटर होता है। बात समझ में आई? तो ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग टोटल 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉइंग, यानी चेक में भी दे, who is a paying? No. One who receives the money. One who, तो इधर ड्रॉवर कौन है? One who has to receive. ड्रॉइंग कौन है? One who has to pay. And pay कौन है? Receives the money. मतलब अगर बिल मेरे पास है तो 2 महीने बाद पैसा किसको मिलेगा? तो who becomes the pay? You. तो ड्रॉवर एंड पे एक ही हो सकता है, पॉसिबल। बट अगर मैंने वो बिल हितांशु को दे दिया, 2 महीने बाद किसको पैसे मिलेंगे? तो हु बिकम्स द पे? सपोज हितांशु से हर्षल के पास चला गया बिल, तो हु बिकम्स द पे? या हर्षल से आर्यन के पास चला गया बिल, तो हु बिकम्स द पे? तो अल्टीमेटली पैसा जिसको मिलता है वही पे, सब पे ही नहीं है। पे कौन है? अल्टीमेटली यू रिसीव द मनी। तो 3 चीजें, ड्रॉवर, ड्रॉइंग, पे। ड्रॉवर कौन होता है? वो ड्रॉज द, वो राइट्स द, जिसको पैसा मिलेगा, लेना है जिसको फर्स्ट प्लेस में, क्योंकि उसने माल बेचा है, गुड्स बेचा है। Who is a drawing? One who has to pay. And who is a payee? Who ultimately receives the amount. कोई भी हो सकता है, n number of endorsements are possible. Yes. ड्रॉवर एक जो है, ड्रॉवर एक ही होता है, पे भी एक ही होता है। बट अभी समझो ड्रॉवर, मेरा जो चेक है वो मैंने हितांशु को दिया था, हितांशु ड्रॉवर नहीं होगा ना।
तू ड्रॉवर है, तूने बनाया है ना, हाँ हितांशु ड्रॉवर नहीं हो, वो खाली पे ही हो। उसको पैसा मिला तो वो पे, हाँ अगर उसने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया तो वो बंदा पे। हाँ बट वो लोग में ड्रॉवर चेंज नहीं होता। नहीं नहीं, ड्रॉवर चेंज नहीं हो, ओके। ड्रॉवर एक ही रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, बट तेरे और हितांशु के रिलेशन में देखा जाए ना, तो यू, तेरे और हितांशु के रिलेशन में विद दिस बिल, तो यू विल बी द ड्रॉइंग एंड ही विल बी द ड्रॉ, ऐसा बोलने के लिए नया बिल नहीं है, बट बुक एंट्रीज के लिए वो तेरा ड्रॉवर, तू ड्रॉइंग। हितांशु ने हर्षल को भेजा तो हर्षल ड्रॉवर, हितांशु ड्रॉइंग, वैसा स्टेटस, मतलब डेटर क्रेडिटर का दूसरा नाम है। डेटर इज द ड्रॉइंग, क्रेडिटर इज द ड्रॉ। बट हम एक ही बिल के साथ डील कर रहे हैं, एक ही बिल के लिए जो पहली बार बनाता है ही इज द ड्रॉ, जो राइट करता है, जो बनाता है इज द ड्रॉवर, और उसी को पैसा मिला तो ही बिकम द। बाकी बुक एंट्रीज के लिए अगर मेरे को किसी को पैसा देना है, ही इज माई ड्रॉवर, आई एम द ड्रॉवर, उसको किसी को देना है, हु इज द ड्रॉवर, ही इज द। यस, बुक एंट्रीज के लिए सब सेम ही है, अदरवाइज एक ही ड्रॉवर रहता है जो राइट करता है, बिल को बनाता है, ही इज द ओनली पर्सन इज द ड्रॉवर। हाँ जी, इफ अगर फिर एट लास्ट में 2 महीने के पहले वो बैंकरप्ट हो गया, उसने पेमेंट नहीं की, आता हूँ सब चीजों पे, अभी चालू तो किया था, तो शुरुआत में उड़ा दिया उसको। अभी देखो सस्पेंस ही सारा खोल दिया। अभी देखते हैं हम लोग क्या करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज 2 रीजन से बनाया जाता है। नंबर 1, पैसा नहीं होता सर्टेनिटी, एक श्योरिटी आ जाती है, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। सेकेंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सेटल, एक दूसरे का अकाउंट सेटल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे का अकाउंट तो सेटल कर ही सकते हो। एक और एडवांटेज है बिल ऑफ एक्सचेंज का, यू नो व्हाट, नाउ जैसे उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, सो इट बिकम्स एन एसेट, राइट, वैलिड एसेट है ना। तो उस एसेट को मैं इमीडिएटली, ये मुझे कब पैसे देने वाला है, ये मुझे अभी पैसे की जरूरत है, अभी तो मैं तुरंत बैंक को बिल बेच सकता हूँ। आई कैन सेल द बिल टू द बैंक, व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। तो आज के आज जैसे मैंने 20,000 का बिल दिया, मेरे को पैसे का जरूरत है, मैं भागेगा बैंक में, लेकिन बैंक है ना मुझे 20,000 नहीं देगा, पता है 19,900 दे देगा या 19,800 चार्जेस काट के, बट पैसा तो आ गया ना, 100-200 कम, पैसा तो मिल गया, काम हो गया ना मेरा। अब 2 महीने तक बिल किसके पास है, तो हु विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम ईशान एंड हाउ मच, 19,900 वो तो हम लोग को दिया, अगर बैंक में उतना लेगा तो लॉस। खाएगा क्या, लॉस में जाए। 2 महीना बेचारा संभाला है, उसको तो लेट मिलता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट भी लगता है, तो बैंक उससे 20,000 ले लेगा, तो हु बिकम्स द पे, दैट केस इट बिकम्स बैंक। तो ये एडवांटेज होता है बिल ऑफ। कोटक महिंद्रा पता है, उदय कोटक अभी रिटायर हुआ, कोटक बैंक बनाई उसने अपना धंधा स्टार्टिंग में इसी से बनाया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवा